हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज जो है अध्याय 4 पे चर्चा करेंगे और अध्याय 4 का जो लिखा है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो इसमें हम कुछ किताबों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे वेदों के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में इसमें कुछ बताया गया है, और जो महापाषाणिक कब्रें हैं उनके बारे में इस जो है चैप्टर में चर्चा की गई है। तो हम लोग उसी पे आज एक सामान्य अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, ये एक बच्चे की तस्वीर इसमें बनाई गई है और लाल या जो भी ऑरेंज कलर का घेरा है, उसमें कोई ख़ास तो इसमें नहीं, लेकिन कुछ धर्म से जुड़ी हुई बातें के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि आज हम जो है वेदों के कुछ बारे में चर्चा करेंगे, तो वहीं से जुड़े तो इसको थोड़ा भी ध्यान देना आवश्यक है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे, जिसको आज आप लोग लाइब्रेरी कहते हैं। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे जहाँ किताब रखी जाती हैं। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या हैं? तो यही जो है हम लोग देखिए, हमारा अगला टॉपिक है दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोतों में एक। तो असाहित्यिक स्रोतों में हम लोग चर्चा जो है देखेंगे वेदों को। इससे पहले हम लोगों ने जो चर्चा की है, कहीं ना कहीं वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इतिहास को जानने का प्रयास हम लोगों ने किया। आज जो है धर्म से संबंधित जो है कुछ साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा करेंगे। तो वहाँ देखिए, मेरी सोचने लगी कि वेद क्या है। तो यहाँ देखिए लिखा है कि शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जानते हैं सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है ही, लिखा ही है, और जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले लिखी गई। तो जानते हैं वेदों का समय जो है, वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक वैदिक साहित्य एक और उत्तर वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच और 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच जो है उत्तर वैदिक काल को बांटा गया है। तो उसी आधार पर उधर 1500 साल ले लीजिए, 2000 साल इधर ले लीजिए, तो 3500 साल पहले की बात हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। आप अगर सूक्त को आसान भाषा में समझें तो श्लोक भी कह सकते हैं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति मतलब याद में या उनके स्मरण में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि को आग का देवता, इंद्र को युद्ध का देवता, और सोम एक पौधा जिसे एक पेय बनाया जाता था, ये इससे संबंधित है। तो सोम एक पेय पदार्थ बनाया जाता था, एक पौधा होता था, उसी से ये बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो वैदिक ऋचाएँ हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, उनकी रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे। कुछ प्रथाओं की रचना महिलाओं ने की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे ये भाषा थोड़ी भिन्न। अब देखिए, इसमें बात की गई कि एक कंठस्थ करवाया जाता था। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये जानिए कि वैदिक साहित्य जो है वो उस टाइम जो है वो लिखा नहीं गया था। जो आचार्य होते थे, जिस वेद से के जो आचार्य होते थे, उसके विद्वान होते थे, वो विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को अपने गुरुकुल में इसको बोलते थे, विद्यार्थी सुनते थे और याद करते थे। और वेदों की रचना बहुत बाद में इनको जो है लिपिबद्ध किया गया। इसमें कह रहे हैं कुछ महिलाएं भी, जैसे गार्गी, अपाला, घोषा, विश्वरा, ये सब जो है स्त्रियां भी वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। लिखा है कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे है, वो लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। वो भी हमने आपको बताया ही। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ है।
अब देखिए संस्कृत, अभी इधर चर्चा हुई थी जो वैदिक साहित्य में संस्कृत है वो आज जो विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से भिन्न है। वो और वैदिक संस्कृत वो और टफ पढ़ने में लगती है। तो देखिए ये जो नीले या हरे कलर का बॉक्स है इसमें देखिए लिखा है संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत और यूरोपीय दो जो जगहों को मिला करके बनी है भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। तो ये जो भाषाएं हैं ये भारोपीय परिवार से ही जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। तो इनमें से कई शब्द हम लोग जो यूज करते हैं उसमें से कई शब्द इन भाषाओं में हमको मिलते जुलते नज़र आते हैं। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बती बर्मा परिवार की भाषाएं बोली, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है तिब्बत से सटा हुआ है तो वहाँ पे तिब्बती भी और बर्मी भी भाषाएं बोली जाती हैं। इसलिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाएं जो है बोली जाती हैं। अब लिखा है कि हेडिंग में इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वो लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो देखिए इतिहासकार जो इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा, तो मैंने बताया था इससे पहले हम लोगों ने जितने चैप्टर में पढ़े वो पुरातत्व जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जान के। अब यहाँ से जो है साहित्यिक स्रोतों से भी जानकारी हमको मिल रही है जिसमें हम वेद महत्वपूर्ण हैं। लिखा है कि ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं, जो बातचीत हुई है उस रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच एक संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो इसी प्रकार के दो नदियों के बीच संवाद जो है और जो ऋषि और देवियों के बीच में है, तो इसी प्रकार के जो सूक्त उसमें है तो उसी को अंश के रूप में लिख दिया गया है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज पे विश्वामित्र और नदियों के बीच जो दिया गया है संवाद क्या क्या ऐसे, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई पढ़ने वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन हाँ नीचे दिया हुआ लास्ट में आप देखिए एकदम कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो क्वेश्चन में ये पूछता है कभी कभी कि सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में हुआ है। तो सिंधु नदी का और गंगा और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो एक बार हुआ है। तो इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ एक ऊपर देखिए ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। तो हम लोग जान रहे हैं कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि जो भोज वृक्ष की छाल पर जो है लिखा जाता था, लिखने का काम किया, कागज़ का आविष्कार तब हुआ नहीं था। तो देखिए लिखा कि भोज वृक्ष या ताड़पत्र आप कह सकते हैं, ताड़ के पत्तों पे जो लिखा जाता था, भोज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर पे पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित हो। अगर आपको देखने की इच्छा हो तो आप महाराष्ट्र के पुणे में जाइए, वहाँ पुस्तकालय में ये सुरक्षित है। अब नेक्स्ट पेज पे आइए, लिखा है मवेशी, घोड़े और रथ। तो इनका वैदिक आर्यों के जीवन में क्या महत्व था इस पे देखते हैं। लिखा है ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों, क्योंकि ऋग्वेद में जो है शक्तिशाली जो है पुत्रों की कामना की जाती थी। स्त्रियों के जन्म को कहीं ना कहीं निंदनीय नहीं माना जाता था, वो बाद के समय में हो, लेकिन श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति की कल्पना की जाती थी। और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। तो ये इनका यूज कहाँ करते थे, इन लड़ाई में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। उस समय में जो युद्ध होता था वो
गाय और मवेशियों के लिए लड़ा जाता था। कुछ ज़मीन की प्राप्ति के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता, क्योंकि उस समय की प्रमुख जो है फसल जौ थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी की जाती थी। जहाँ पानी की उपलब्धता ज़्यादा होती थी तो वहाँ भी युद्ध करके उसको जीत लिया जाता और लोगों को बंदी बना के दास के रूप में काम करवाया जाता था। तो आगे हम पढ़ेंगे दास और दासियों के बारे में। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। जो पहले राज्य और साम्राज्य की कल्पना तो थी नहीं, तो कबीलाई क्षेत्र था, तो जो कबीले का मुखिया होता था जिसको सरदार कहते थे, तो जो युद्ध में धन मिलता था कुछ भाग वो रखता था, कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था जिसे आप ब्राह्मण या पंडित कहते थे। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। जहाँ जैसे यूज में लाया जाता था, जो काम होता था, उस हिसाब से धन का बंटवारा या जो सामग्री प्राप्त होती थी उसको यूज में लाया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, जिसमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी, क्योंकि उस समय बलि बहुत तेज़ी से यज्ञ में दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इस युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा थे। उस समय कोई अस्थायी सेना नहीं थी, वो अपने कबीले से ही जो है लोगों को सैनिक के रूप में चुन लेते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द हम देखते हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार व समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखें। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया, जैसे पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था। तो देखिए, यहाँ कहने का मतलब ये है कि इस समय जो है ना तो राजमहल होते थे, ना इनके पास कोई अस्थाई सेना होती थी, ना ये कर वसूलते थे, क्योंकि विकास की प्रक्रिया अभी उस हिसाब से उतनी तेज़ी से नहीं हुई थी कि ये सारी चीज़ें डेवलप हो सके। तो एक कर के रूप में जो है आप अनाज वगैरह भी जो वस्तुएं थी उनका यूज करते थे। अब लिखा है जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस पर चर्चा हम लोग लिखा है नेक्स्ट अध्याय में करेंगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते, इसलिए हमें पुरुजन, विश्व, भरतजन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई शब्दों का उल्लेख मिलता। तो ये सब कबीले भी थे जो जन के रूप में इनका नाम दिया गया यहाँ पे, पुरुजन या विश्व, भरतजन। तो ये सब कबीले थे, इनके भी अपने एक सरदार या मुखिया होते थे जो उस कबीलाओं की रक्षा करते थे। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु लोग वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास या स्त्रीलिंग में दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वह स्त्री और पुरुष होते जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता। जो भी काम मालिक चाहते थे वह सब करना पड़ता था। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो जो आर्य जो अपने आप को मानते थे उनके विरोधियों को दास या दस्यु कहा गया। बाद में जब युद्ध में लोगों को जीतने लगे तो उसमें दास और दासी स्त्री जो पुरुष को लाते थे फिर अपने काम में लाया जाने लगा उनसे। जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अब हम लोग महापाषाण के बारे में जो है पढ़ेंगे। अब महापाषाण क्या है, तो आप महा मतलब बड़ा जान जाइए और पाषाण मतलब पत्थर ही होता है। तो ये जो कहते हैं कि कब्र को पत्थर से घेर दिया जाता था या पत्थर उसके ऊपर रख दिया जाता था अंतिम संस्कार करने के बाद, तो उसी को जो है महापाषाण काले अंग्रेजी में मेगालिथ कहते हैं। तो ये लिखा भी है कि ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत में हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे, मतलब अच्छे तरीके से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग
3000 साल पहले शुरू हुई थी ये प्रथा। देखिए कहाँ कहाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देखिए। दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल मानचित्र 2 में भी दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं तो कुछ भीतर भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे चित्र बना भी हुआ है कि कैसे पत्थरों से कब्र को घेर दिया जाता था। तो देखिए इसके नीचे लिखा भी है कि इस तरह के महापाषाण को ताबूत, समाधान या शिष्ट कहा जाता है। यह दिखाए गए शिष्ट के एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। तो कभी कभी इस तरीके से बना दिया जाता था। कई जो है ये महापाषाणिक कब्रें कई प्रकार की होती थी। आगे हो सकता है नेक्स्ट क्लास की किताब में हमको पढ़ने को मिले तो हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। लिखा है कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। तो देखिए चित्र में दिखाया गया है, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। तो मैंने बताया कि ये महापाषाणिक कब्रें जो थी ये कई प्रकार की होती थी। इनकी भी एक अलग संस्कृति, महापाषाणिक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था। तो इनकी भी एक अपनी एक संस्कृति थी, खान पान, रहन सहन, घर कैसा होता था, तो ये भी पढ़ने को मिलेगा हमको। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानताएं मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड बियर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो देखिए जो ये महापाषाणिक संस्कृति है, ये इसकी जो है बहुत एक खास विशेषता है लोहे के औजारों का मिलना। लेकिन इनके साथ साथ घोड़ों के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी इनके कब्रों से मिलते हैं। तो क्वेश्चन में आ जाता है कि महापाषाणिक संस्कृति में जो है लोग समाधियों में क्या क्या रखते थे, क्या क्या मिलता था। तो यही हो गया लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। देखिए यहाँ लिखा है क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता। तो मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से अनभिज्ञ थे, वो अनजान थे। लेकिन ऋग वैदिक लोग या वैदिक काल के लोगों, महापाषाणिक समाधियाँ तो लोहे से ही जानी जाती हैं कि लोग लोहे से परिचित थे। तो ये दिखाया भी क्या क्या इन सामग्रियों से मिले हैं। तो देखिए एक घोड़े के लिए सामान, नीचे और बड़े कुल्हाड़ी और नीचे कटार, देखिए बड़ा सा एक कटार जिसे छुरा कहते हो, ये इन कब्रों से मिले हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता कर। क्या यहाँ तो समानताओं के भी इधर असमानताओं के बारे में बताया गया है। तो पुरातत्वविद यह मानते हैं कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। जो उनके साथ दफनाई गई हैं चीज़ें, तो ऐसा बताया जाता है कि वो उन्हीं की रही होंगी, तो उनके साथ ही दफना दिया गया होगा। कभी कभी एक ही कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी को खोजो मानचित्र में यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ सरदार तो कुछ अनुयायी। तो यहाँ कब्र में बताया गया है कि किसी मनुष्य के पास ज़्यादा जो है सामग्री मिली है, किसी के पास कुछ साधारण सामग्री कुछ कम ही मिली है। तो यहाँ भी कहीं नहीं ये असमानता को दर्शाता था। समाज में विषमता की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। तो ये विषमता कैसे थी, अमीर और गरीब के रूप में और सरदार और दूसरे अनुयायी के रूप में व्याप्त थी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए भी थी, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कभी कभी महापाषाणों में से एक अधिक कंकाल मिले हैं। वो ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक स्थल पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वालों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों में का काम करते थे। यह लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो अब देखिए यहाँ कह रहा है कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थल पर दफना। तो यहाँ ऐसा है नहीं कि परिवार के लोग एक ही समय में उनकी मृत्यु हुई होगी। यहाँ पे ऐसा होता था कि जब कोई परिवार का एक सदस्य की मृत्यु हो तो दफनाते थे, उसके बाद पत्थर से घेर दिया जाता। तो कह रहा था कि फिर जब बाद में किसी की मृत्यु तो पोर्ट होल, बाद में उससे सुरंग टाइप का या सुराग बना करके उसके बगल में दफना दिया जाता था जो है। तो इस तरीके से ऐसा मत समझिएगा कि एक साथ में दफनाते थे।
इनाम गांव के बारे में हम चर्चा करते हैं, एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में। तो इनाम गांव ताम्रपाषाणिक स्थल भी रहा है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे। तो क्वेश्चन में पूछता है कि इनाम गांव किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग यहाँ जानिए कि ये भीमा नदी है, उसकी सहायक एक घोड़ नदी है, तो वहाँ पे इनाम गांव स्थित है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। आज भी देखिए जो जिस धर्म में दफनाने की प्रथा है, तो वहाँ व्यक्ति के जो है सर उत्तर की ओर, पैर दक्षिण की ओर होता है। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। तो इसलिए रखा जाता था कि बाद में मरने के बाद भी जो दूसरी दुनिया में जहाँ भी जाते थे तो वहाँ भी लोगों का जीवन होता है, तो ऐसा धारणा थी। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है उस समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का घर रहा हो, उसकी कब्र घर के अंदर ही बना था। तो उसमें एक विशेषता देख लीजिए कि शव के पैर मुड़े हुए थे। अब देखिए इस पहले पूरा इनाम गांव चर्चा, तो बॉक्स वाला हम बताते हैं। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को देखिए क्या क्या मिला है। फसल वो लोग उगाते थे। गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। तो इससे अनुमान लगाया जाता है तो इन फसलों को खाद्य रूप में वो लोग इस्तेमाल करते थे और इनकी खेती भी करते थे। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। तो वो अनाजों के साथ साथ मांस का भी उपयोग करते थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्रित की जाती थी। तो इन सब का जैसे गाय, बैल, भैंस, इन पशुओं में तो वो अपने अनाजों दूध के रूप में भी उनका इस्तेमाल करते रहे होंगे और कहीं ना कहीं उनको खाने में भी उनका यूज करते रहे होंगे, क्योंकि इनकी हड्डियां भी मिली हैं जो काटने के निशान के आधार पे कहा गया है। और देखिए कुछ फलों में जैसे आंवला, जामुन, खजूर ये भी मिले हैं। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। तो आप लोग बनाइए इसको। जब थोड़ा यहाँ देख लेते हैं जो इसी पेज पर एक हरे बॉक्स में हुए, तो कंकालों क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। तो थोड़ा इस पर चर्चा कर देखते हैं क्या कुछ इसमें हमको काम लायक चीज़ मिल जाती है कि नहीं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फ़र्क नहीं होता है। तो देख लीजिए कि अगर कंकाल छोटा है तो हम लोग आसानी से कहते हैं कि बच्चे का है, लेकिन अभी बच्ची और बच्चे के कंकाल में कोई लड़की है छोटी सी या कोई लड़का है तो उसमें हम लोग फ़र्क नहीं कर सकते हैं। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किस पुरुष का था या स्त्री का। तो यहाँ एक सोचने वाली बात है ना कि आप लोग समझेंगे कि जो वहाँ कंकाल मिले हैं तो लोग कैसे निर्धारित करते थे कि वो स्त्री का है या पुरुष का। तो उसी पे चर्चा करते हैं। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। बात सही है कि पुरुष भी आभूषण पहनते थे। तो देखिए लिंग पहचान कैसे करते थे। तो कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती थीं, इसलिए उनकी कटी प्रदेश या कोल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। तो देखिए अगर महिला और पुरुष के कंकाल मान लो हमने आभूषण के आधार पर पहचानने की कोशिश की तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात आ गई पुरुष भी आभूषण पहनते थे। तो इसमें हड्डियों की जांच होती थी। तो कह रहा है कि देखिए महिलाएं बच्चों थे तो उनका जो है कटी प्रदेश को जिसको आप नितंब कहते हैं वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। इसलिए आधार पे ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है उनको पहचानने का कि क्योंकि वो महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं तो ये उनका जो है पीछे का भाग बड़ा पुरुषों से ज़्यादा होता था। इस आधार पे पहचाना जाता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे।
उन्हें चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। तो आप इनकी किताब का नाम जान जाइए, चरक संहिता है। और भारत में कहते हैं कि शल्य चिकित्सा या प्लास्टिक सर्जरी, जिसको आप वर्तमान समय में कहते हैं, भारत में सबसे पहले इन्होंने ही शुरू की। वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई है। तो यहाँ दांत, हड्डी के जोड़, तो कार्टिलेज आप लोग नहीं जान रहे होंगे, तो हम कार्टिलेज को आपको बता दें कि कार्टिलेज क्या होता है। मांसपेशियों का वह समूह जो, या मांसपेशी जो हड्डियों की तरह दिखता है, जिसको आसानी से मोड़ा जा सकता है, उसको कार्टिलेज कहते हैं। जिससे सांपों में आप देखिए तो उसमें हड्डी नहीं होती है, लेकिन वो मांसपेशी का समूह ही है कार्टिलेज। उसमें जो हड्डियों की तरह, कंकाल की तरह ही दिखता है, लेकिन देखिए उसको आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो कार्टिलेज यह है, मांसपेशियों का वह समूह जो हड्डियों की तरह दिखता है, उसको मोड़ा जा सकता है। तो ठीक है, हम लोग आज वैदिक काल और वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ अंश, वेदों के बारे में पढ़े, थोड़ा महापाषाणिक संस्कृतियों के बारे में पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट अध्याय में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।